बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। क्या कभी आपके साथ ऐसा हुआ है कि आपको अचानक घबराहट सी शुरू हो जाए, दिल की रफ्तार तेज़ हो जाए, पसीना आना शुरू हो जाए, हाथ थोड़े से कांपना शुरू हो जाएं और घबराहट की वजह से दिल करे कि मैं यहाँ से उठ जाऊँ या कहीं बाहर चला जाऊँ। ऐसी सिचुएशन में ब्लड प्रेशर भी बढ़ जाता और इस सिचुएशंस को कहते हैं पैनिक अटैक्स। आज की वीडियो में पैनिक अटैक्स और ब्लड प्रेशर के मर्ज़ के बारे में बात करेंगे। हमारा मिशन और दुआ है मुकम्मल ज़िंदगी तमाम इंसानों के लिए। इंशाअल्लाह जिस्मानी और ज़हनी सेहत से रिलेटेड वीडियोस हम आप तक लाते रहेंगे। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि ये इल्म आप तक पहुंच सके। तो सबसे पहले पैनिक अटैक्स होते क्या हैं? तो जैसे मैंने शुरू में कुछ चीज़ों के बारे में पूछा कि किन किन चीज़ों के बारे में पैनिक अटैक्स को शामिल करने की अलामतों को हम बीच में गिन सकते हैं, तो उनमें एक थी घबराहट, जो अचानक बैठे बैठे शुरू हो जाती है। इंसान बिल्कुल ठीक होता है, अपना काम कर रहा होता है, लेकिन किसी वक्त बग़ैर किसी इंसाइटिंग इवेंट के, बग़ैर कोई ऐसी वजह के लेबल किया जाए कि मुझे ये परेशानी की बात आई, बाज़ का परेशानी की बात होती है, फिर पैनिक अटैक होता है, लेकिन वो एक्सपेक्टेड होता है। लेकिन बिला वजह बैठे बैठे घबराहट, लेटे लेटे घबराहट शुरू हो जाती है, दिल की रफ़्तार बड़ी तेज़ हो जाती है और पसीने से आना शुरू हो जाते हैं। अगर इसके साथ सीने में दर्द हो तो ये एक रेड साइन है, क्योंकि इस सूरत में आपको फिर ईसीजी करवानी है और फौरी तौर पे दिल के मसले को रूल आउट करना है। लेकिन अक्सर ये स्ट्रेस की वजह से पैनिक अटैक आ रहे होते हैं और ये रिपीटेडली आते हैं, दिन में एक से ज़्यादा दफ़ा भी आ सकते हैं और बाज़ का तो मुसलसल बड़ी बड़ी देर तक रहते हैं। ब्लड प्रेशर इसके दरमियान में जब चेक किया जाता तो ब्लड प्रेशर शूट किया होता, लेकिन जब ये एपिसोड गुजर जाता है तो एक दफ़ा जिस्म से पसीना भी गुजर जाता है और ऐसे लगता है जैसे जिस्म से जान ही निकल गई और टांगों में और जिस्म में कमज़ोरी सी फीलिंग शुरू हो जाती। तो उस वक़्त ब्लड प्रेशर नॉर्मल भी हो सकता है और बाज़ का सरप्राइजिंगली थोड़ा लो भी हो सकता है। अब ये हैरानकुन बात है कि एक ही मर्ज़ है और इसमें ब्लड प्रेशर ज़्यादा भी हो जाता है और इसमें ब्लड प्रेशर कम भी हो जाता है। लेकिन इसकी वजह समझने की कोशिश करनी है कि ये क्यों हो रहा है। इसकी वजह वो हार्मोन्स हैं जो घबराहट पैदा करते हैं हमारे जिस्म के अंदर। हम अंग्रेज़ी में उन्हें नॉरएपिनेफ्रिन, एपिनेफ्रिन कहते हैं। ये फ़ाइट एंड फ्लाइट के हार्मोन्स हैं जो गुस्से या हमने किसी के से लड़ाई करनी हो, कोई फ़िज़िकल हमने बहुत बड़ा काम अचीव करना हो, तो उस वक़्त जिस्म में कुदरत ने बनाए हुए हैं ताकि हम उठें, भागें। कोई जानवर आया हुआ है तो उससे दूर भागें, किसी को पकड़ना है, अपनी हिफाजत के लिए किसी के साथ अगर लड़ाई भी करनी है, तो ये सिस्टम जिस्म में बिल्ट है ना, जो उस वक़्त पूरे जिस्म की सप्लाई बढ़ा देते हैं और इंसान अपनी ज़रूरत की चीज़ को पूरा कर सकता। लेकिन फ़र्ज़ कीजिए कि ना तो कोई ख़तरा हो ऐसा और ना ही किसी की जाके आपने मदद करनी हो, ना किसी जानवर से भागना हो, लेकिन अचानक ये हार्मोन का बम फटे और जिस्म के अंदर ये सारी तब्दीलियाँ शुरू हो जाएं, तो इसे पैनिक अटैक कहते हैं। इसके पीछे नफ्सियाती परेशानियाँ, टेंशन, घबराहट शामिल होती है। बाज़ लोगों को इसके साथ डिप्रेशन के मसाइल भी शुरू हो रहे होते हैं। उसका क्या मतलब है? उसके साथ नींद चली जाती है, नींद की क्वालिटी कम हो जाती है, नींद आती भी है तो ऐसा लगता है जागते जहन के साथ सो रहे हैं। घर वाले फिर सुबह बताते हैं आप सोए हुए थे, लेकिन आपका ख्याल होता है मैं पूरी तरह सोया ही नहीं, क्योंकि आपको डीप स्लीप नहीं मिली होती। वो कंसेप्ट एक अलहदा है, उसके लिए इंशाल्लाह एक अलहदा वीडियो बनाएंगे। लेकिन जब आपको डीप स्लीप नहीं मिलती, घबराहट के हार्मोन और बढ़ जाते हैं, नींद पूरी नहीं हुई होती और ये पैनिक अटैक और घबराहट का मामला इस तरह प्रेजेंट करता। एक कंडीशन होती है जिसे हम जनरलाइज एंजाइटी डिसऑर्डर कहते हैं, उसके अंदर ये ज़्यादा पर्टिनेंट है। और बाज़ का इसके साथ एक कंडीशन एसोसिएट होती है जिसके अंदर जिस्म में दर्दें भी शुरू हो जाती हैं। उसके अंदर ये शॉल वाला एरिया, यहाँ पे दर्द हो रही होती है, पट्ठों में दर्द हो रही होती है और नीचे टांगों के एरियाज़ में भी जिस्म के मुख्तलिफ़ हिस्सों में बिलावजह दर्द शुरू होती है और उसको फाइब्रोमाइल्जिया कहते हैं। उसकी वीडियो अलहदा होगी। आज का टॉपिक मैं दोबारा फोकस करना चाहूँगा सिर्फ पैनिक अटैक्स के ऊपर। तो पैनिक अटैक्स के अंदर जो ब्लड प्रेशर है, अगर ये बढ़ जाए तो अब क्या करें? बात आ गई अब ट्रीटमेंट पे। तो ट्रीटमेंट के लिए आपने सबसे पहले इस चीज़ को फिक्स करना है कि ये मामला वाकई ही पैनिक अटैक्स का है, दिल का अटैक नहीं है और कुछ और प्रॉब्लम नहीं है। उसके लिए आपने कुछ टेस्ट रन करने हैं।
कुछ टेस्ट के साथ साथ एक मुस्तनद अपने फिजिशियन से मिलना है, नेफ्रोलॉजिस्ट से भी मिलना है, अच्छा फिजिशियन भी कर सकता है, अच्छा कार्डियोलॉजिस्ट भी कर सकता है, जो भी ब्लड प्रेशर के मर्ज़ को समझता है वो कर लेगा। उसके अंदर वो आपके कुछ ब्लड के टेस्ट भी लेगा, थायराइड का हार्मोन चेक करेगा, थायराइड के हार्मोन में ख़राबी में भी ये सब कुछ हो जाता है। उसके साथ वो चिकनाई का टेस्ट भी करेगा, नमकियात का भी, और एक ECG भी करेगा लंबी सी। उसके अंदर दिल की रफ़्तार चेक की जाएगी कि वो रब्त के साथ चल रही है या बेरब्त है। अगर वो बेरब्त है तो ज़ाहिर है फिर कार्डियोलॉजिस्ट का मसला है, तो दिल वाले डॉक्टर से डायरेक्टली रुजू करना पड़ेगा। अगर उसमें दिल की कमज़ोरी की निशानियां हैं तो दिल के अटैक बाज़ पूरे नहीं, छोटे छोटे दिल के अटैक भी हो रहे होते हैं, उनको रूल आउट करना है। लेकिन ज़्यादातर केसेस के अंदर पैनिक अटैक्स के अंदर ये टेस्ट नेगेटिव आते हैं, थायराइड का हार्मोन भी नेगेटिव आता, तो फिर डॉक्टर आपको अमूमी तौर पे एक दवाई जिसको हम प्रोप्रानोलॉल कहते हैं वो देता। ब्रांड नेम के साथ ये इंड्रॉल के नाम से पूरी दुनिया में जानी जाती है। वो मुख्तलिफ़ डोजेज़ में उम्र के हिसाब से आपकी जिन्स कौन सी है, मेल है फ़ीमेल है, और उसकी दवाई के पहले कोई आपको प्रॉब्लम तो नहीं हुआ, दिल का कोई प्रॉब्लम नहीं, उसके लिहाज से इसकी डोज़ मुख्तलिफ़ लोगों में मुख्तलिफ़ होती। लेकिन इसके साथ वो जो सब ब्रेन को रिलैक्स करने के लिए दवाई है वो बहुत ज़रूरी है। अगर ब्रेन को रिलैक्स करने की दवाई नहीं मिलेगी तो ये वाला इलाज भी नाकाम हो जाएगा। तो इसके लिए अमूमी तौर पे कुछ दवाइयाँ होती हैं जो उनके मैं नाम इसलिए नहीं ले रहा कि वो दवाइयाँ आप कभी भी ख़ुद अपनी मर्ज़ी से सिलेक्ट मत करें, क्योंकि उनमें से कुछ दवाइयाँ ऐसी होती हैं जिनकी नींद ज़्यादा भी आ सकती है और आदत भी पड़ सकती है, और वो दवाइयाँ वो डॉक्टर की प्रिस्क्रिप्शन के बगैर आपको मेडिकल स्टोर से मिलेंगे भी नहीं। वो लीगली एक ऑफेंस है अगर कोई आपको पैसे दे देता। तो ऐसी किसी सिचुएशन के अंदर बजाय ये कि आप परेशान हों और इसी बीमारी या इसी मसले को लेके सोचते रहें कि ये मुझे क्या होता है, आपको चाहिए कि अपने करीबी किसी मुस्तनद फिजिशियन से मिलें, और ये काबिल इलाज मर्ज़ है और इसमें बेहतरी भी हो सकती है। आखिरी चीज़ ये कि क्या दवाई के बगैर भी इसका कोई इलाज है? जी हाँ, दवाई के बगैर इसका अगर आप इलाज करना चाहते हैं तो वो मैं पहले भी कई दफ़ा ज़िक्र कर चुका हूँ, वो ये है कि अपने आप को रिलैक्स करना सीखना पड़ेगा। अपने आप को रिलैक्स करने के लिए बेशुमार तरीक़ाकार मौजूद हैं। अगर आप किसी फ़ेथ से ताल्लुक़ रखते हैं और आप ऊपर वाले को मानते हैं तो आप अपने दीनी प्रैक्टिस की तरफ भी आ सकते हैं, लेकिन मुकम्मल फ़ोकस के साथ। आप इबादत कर रहे हैं जैसे भी जिस भी मज़हब से आप ताल्लुक़ रखते हैं, लेकिन आपका फ़ोकस फिर भी उस जगह नहीं है, आप उन्हीं सोचों में गुम हैं, वो परेशान सोचों में जिनसे आप बाहर थे। तो ऐसी इबादत किसी के काम नहीं आएगी, आप जिस भी मज़हब से ताल्लुक़ रखते हैं। लेकिन अगर आप मुकम्मल तौर पे प्रेजेंट हैं और अगर आप दुआ मांग रहे हैं ऊपर वाले से और वाकई उसके अंदर उम्मीद के साथ दुआ मांग रहे हैं, तो उससे भी फ़र्क पड़ जाएगा, नफ्सियाती तौर पे आपको सुकून मिल जाएगा। और इसके साथ मेडिटेशन या जिसे हम उर्दू में इस्लाम में तो मुराकबा कहा जाता है, लेकिन ये हिंदू हर मज़हब के अंदर इसका एक रोल मौजूद है, और मेडिटेशन पूरी दुनिया में अब तो एक फ़ैशन बन चुका है। और मेडिटेशन एक बहुत इफ़ेक्टिव वे है अपने असाब और नर्व्स को कंट्रोल करने का। उसके बेशुमार तरीक़ाकार हैं, अगर लोगों को इसमें इंटरेस्ट हुआ तो उसका भी तरीक़ाकार मैं शेयर कर सकता हूँ कि हम लोग कैसे कर सकें। और मैं ये चीज़ ज़रूर कर दूं कि मेडिटेशन किसी एक दीन, किसी एक एरिया या एक सेक्टर के लोगों के लिए नहीं है, ये तमाम इंसानों के लिए है। मेडिटेशन असाब की एक्सरसाइज़ है। जिस तरह जिस्म की एक्सरसाइज करते हैं तो मसल्स बनते हैं, अगर असाब की एक्सरसाइज करें तो असाब मज़बूत होते हैं, और असाब की मज़बूती से ही आप इस तरह के मसाइल से जान छुड़वा सकते हैं। मैं उम्मीद करता हूँ इस वीडियो से आपको कोई फ़ायदा पहुँचेगा। अल्लाह ताला आपको मुकम्मल ज़िंदगी दे और दूसरों की ज़िंदगी मुकम्मल करने का शर्फ़ अता करें। शुक्रिया।